हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का पार्ट 1। हर चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पार्ट 1 आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कवर करेगा और पार्ट 2 सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर कवर करेगा और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हाँ, पहले एक काम करिएगा, आप लोग अपने किताब को सामने रख लीजिएगा। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम समझेंगे, नाइट स्काई को समझेंगे, हमारा सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, साथ में सन, मून, एस्ट्रॉयड्स, मेटियोरॉइड्स एंड अर्थ के बारे में समझेंगे। ठीक है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, जैसे ही शाम होती है, सूरज डूबने लगता है, तो आपको क्या दिखेगा आसमान में? इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट आपको 2 ब्राइट डॉट्स दिखेंगे इस तरह के, जैसे सूरज आपका अभी डूब रहा है। ये ब्राइट डॉट्स क्या हैं, पता है क्या आप लोगों को? देखिए, ये वाली जो पहले वाला ब्राइट डॉट है, इसको क्या बोला जाता है? मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ठीक है, नाम में देख रहे हैं ना, स्टार है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार नहीं है। ये क्या है? ये हमारे सोलर सिस्टम का एक एक प्लैनेट है। ये बड़ा वाला जो है वीनस है और सेकेंड वन इज जुपिटर। ठीक है, ये स्टार की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोला जाता है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है तो उस टाइम पे ये आपको वीनस आपको वेस्ट में दिखेगा, और जैसे ही सूरज उगने लगता है सुबह सुबह ईस्ट साइड में, तो ये आपको ईस्ट साइड में दिख जाएगा। तो इसीलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोला जाता है। ठीक है, Soon you would see the number increasing, you can't count them anymore। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा बढ़ता जाएगा तो आसमान में तारों की संख्या अनगिनत होते जाएंगे। ठीक है, जो आप काउंट नहीं कर सकते। The whole sky will be filled with tiny shining objects, some are bright, others are dim। इसमें क्या है, देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कुछ बिल्कुल कम ही ब्राइट वाले हैं। सम विल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, कुछ इसमें ट्विंकल करते हुए आपको दिख जाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्स दिख जाएंगे। सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज दी अदर्स डू, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज दी मून साइंस। ठीक है, जैसे ही अंधेरा बढ़ता जाएगा, ये अनगिनत तारे आपको आसमान में दिख जाएंगे। उसमें से कुछ ब्लिंक करते हुए दिख जाएंगे, कुछ आपको स्टेडीली ग्लो करते हुए दिख जाएंगे, कुछ कम ब्राइटनेस वाले तारे दिख जाएंगे, कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस वाले तारे दिख जाएंगे। ठीक है, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days। ठीक है, ज़्यादातर दिन आप क्या देखेंगे? along with these stars you will see some of the day you will see the moon shining on the sky। It may however appear at different times in different shapes and at different positions। ठीक है, ये क्या होता है, मून आपको कभी आपको इस तरह से बड़ा दिख जाएगा, कभी कभी आपको मून बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। जब आपको फुल मून दिखेगा तो उसको हम फुल मून डे बोलते हैं, या तो हम उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, और कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें आपको मून अलग अलग शेप में दिखेंगे, जैसे इस तरह की क्रिसेंट शेप दिखेगा, कभी हाफ मून शेप दिखेगा। ठीक है, इस तरह की अलग अलग शेप आपको दिखेंगे। ठीक है, ये साइकिल पूरी की पूरी साइकिल समझाऊंगा मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। एक महीने के अंदर एक बार आप फुल मून आप देखेंगे।
इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जो मैंने समझाया आपको, इसको या तो फुल मून या तो फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोला जाता है। ए फोर्थ नाइट लेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ नाइट? फोर्थ नाइट मतलब 2 वीक्स, 2 वीक्स लेटर या 14 डेज के बाद आपको क्या दिखेगा? ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैंट सी इट एट ऑल, आपको मून बिल्कुल नहीं दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो इसमें क्या है? अमावस्या, अमावस्या और पूर्णिमा का बीच में, पूर्णिमा, इसके बीच में कितने दिन का गैप है? 14 डेज, ठीक है। 14 दिन बाद आपको चांद दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अमावस्या के 14 दिन बाद, अमावस्या के 14 दिन बाद आपको फुल मून दिखेगा और फुल मून के 14 दिन बाद आपको अमावस्या दिखेगा, ठीक है। तो उसके बीच में बाकी के शेप आपको चांद के दिख जाएंगे, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडिंग इट इज़ ए क्लियर नाइट, ठीक है। जब आपको पूर्णिमा का अमावस्या का दिन होगा, अमावस्या के दिन में आपको नाइट स्काई बिल्कुल क्लियर दिखेगा और उसमें आपको तारे जो हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दिख जाएगा। और बाकी इसमें एक चीज़ है, ये क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? नहीं, क्यों हम नहीं देख पाते? रात को सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते? क्या गायब हो जाते हैं या कोई क्या छुपा लेता है इसको? नहीं, इसको हम थोड़ा सा वाइट बोर्ड में समझेंगे सही तरीके से। आपके घर से 200 मीटर दूरी पे आपके फ्रेंड का घर है और आपके फ्रेंड के घर पे एक लाइट बल्ब जल रहा है। नाइट में आपको, जो आप खड़े हैं, आपको ये बल्ब क्लियर जलते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डे टाइम होगा, डे टाइम में सूरज की रोशनी जब गिरेगी और फुल लाइट होगा डे टाइम में, तो उस टाइम में क्या होगा? आपको ये बल्ब दिखेगी क्या? इसकी लाइट दिखेगी क्या? आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा रोशनी में ये कम रोशनी वाले चीज़ें छुप जाते हैं, ठीक है, वो दिखती नहीं हैं। तो सिमिलर इज़ द केस ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। जब भी आसमान में सूरज आ जाती है, सन आ जाता है, तो सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उस रोशनी के सामने ये जो छोटे छोटे रोशनी प्रदान करने वाले स्टार्स हैं या मून है, ये दिखते नहीं हैं। दो दे आर एग्जिस्टिंग एट द सेम प्लेस, वो वहीं पे रहते हैं, उसमें लाइट भी रहती है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से ये लाइट आपको नहीं दिखती। अब यहाँ समझते हैं हम जो आपका मून साइकिल है, मून की शेप कैसे चेंज होती है। हाउ द मून शेप चेंजेस, ठीक है, मून की शेप कैसे चेंज होती है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा सूरज है, सन, सन से रोशनी निकल रही है, किरणें, लाइट रेज आर कमिंग, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, पूरी की पूरी ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ और मून, ये क्या है? मून, ठीक है। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे होती हैं, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सूरज की रोशनी मून की आधे हिस्से को उजाला कर देता है, ठीक है, इस हिस्से को वो उजाला कर देता है। लेकिन अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है
तो उसको कौन सा हिस्सा दिखेगा आपको? उसको कौन सा हिस्सा दिखेगा मून का? मून का ये वाली पार्ट आपको दिखेगी। तो डार्क साइड ऑफ द मून, डार्क साइड विल बी विजिबल। ठीक है, तो इसीलिए यहां मून आपको इस दिन नहीं दिखता। स्काई में मून इज नॉट विजिबल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? अगर मून यहाँ पे रहता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून डे या अमावस्या। ठीक है, फिर जैसे ही मून अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा तो उस हिसाब से उसकी शेप चेंज होती जाएगी। ये पोजीशन चेंज करता जाएगा मतलब क्या है? ये जो शेप चेंजेस हो रहे हैं मून के, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है मून की रिवॉल्यूशन की वजह से। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? ये रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है? ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना इज रिवॉल्यूशन। जो मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? ये मून है, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सन है। ठीक है, सन ये अर्थ है। ठीक है, और ये हमारी मून है। मून की स्थिति क्या होता है? मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ये मून की लोकेशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? सूरज की रोशनी इस साइड में गिरता है और आदमी अगर इधर खड़ा होता है तो उसको मून का पीछे का हिस्सा दिखता है जो बिल्कुल डार्क ही होता है। तो डार्क कलर उसको विजिबल होता है, इसीलिए उस दिन अमावस्या होती है। जैसे इसकी पोजीशन चेंज होता जाता है, जैसे ये मून धीरे धीरे इधर इधर आता है, इन एरियाज़ में आता है, तो मून का थोड़ा थोड़ा हिस्सा विजिबल होना चालू हो जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा होता जाता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। जैसे इस शेप में आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जब भी 90 डिग्री पे आता है, 90 डिग्री टू द सन हो जाता है, तो उस टाइम पे आधा हिस्सा हाफ मून आपको दिखने लगता है। ठीक है, फिर वैसे ही शेप धीरे धीरे बढ़ता जाता है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फुल मून या पूर्णिमा। ठीक है, अभी क्या है, हमने समझा कि ये अमावस्या और पूर्णिमा का बीच में कितना टाइम रहता है? अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में जो गैप होता है टाइम का, ये अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में 14 डेज। फिर पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में कितना? 14 डेज। तो टोटल कितना हो गया? ये अगर हम पोजीशन 1 मानेंगे और ये पोजीशन हम 5 मानेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक जाने में टाइम कितना लगता है? 1 से 5 जाने में टाइम कितना लगता है? 14 डेज। फिर 5 से 1 आने में 14 डेज। तो टोटल एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए मून को कितना टाइम लगता है? 28 डेज। ये आप याद रखिएगा। एग्जैक्टली बोला जाए तो दिस इज़ 27.3 डेज। तो अभी आपको समझ में आ गया कि न्यू मून से फुल मून तक का पीरियड 14 डेज है, या तो इसको फोर्टनाइट बोल सकते हैं हम, 2 वीक्स बोल सकते हैं। फिर फुल मून से अमावस्या तक 14 डेज टाइम है। टोटल 28 डेज का टाइम लगता है। 14 + 14 28, राइट। तो एक महीने में एक बार आपको फुल मून दिखेगा।
अब समझेंगे व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कि जो भी आपको नाइट स्काई में दिख जाते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, या तो सन, मून या स्टार्स। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Right? The sun is a star. जितने भी stars हम देखते हैं आसमान में वो सारे एक एक सन ही हैं, सारे they are equal to sun. हमारा सूरज क्योंकि पास है, हमसे पास है, तो इसीलिए हमें बड़ा दिखता है। और ये जो स्टार्स हैं ये भी एक एक सूरज हैं, ये हमसे काफ़ी दूरी में हैं, तो इसीलिए हमको ये बहुत छोटा दिखता है और उसका लाइट हमारे पास तक इतनी अच्छाई से पहुंच नहीं पाता, इसीलिए ये छोटा दिखता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि अगर आप खड़े हो एक लोकेशन में और एक पहाड़ आपके पास है, ठीक है, एक हिल है, तो ये आपको मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे है, तो आपको ये बहुत बड़ा नज़र आएगा, वेरी बिग, राइट। और आप खड़े हो और ये पहाड़ आपसे 4 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो इट विल लुक इज वेरी स्मॉल, इट विल लुक स्मॉल, राइट। तो सेम इज़ द केस फॉर द स्टार्स या सन, सूरज के लिए भी वही केस है। जो आपके पास है वो आपको बड़ा दिखता है, जैसे हमारा सन, हमारा सूरज हमारे पास है इसीलिए वो हमें बड़ा दिखता है। बाकी के जो स्टार्स हैं आपको दिखती है, वो क्या है, आपसे काफ़ी दूरी पे हैं, तो इसीलिए ये एक एक सन है, लेकिन ये दूर हैं, तो इसीलिए आपको छोटे दिखते हैं और ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। ब्लिंक क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी लाइट आप तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए बहुत कम उजाला आपके पास पहुंचती है और हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर उसको सही से हमारे पास आने नहीं देता, इसीलिए ये ब्लिंक करते हैं, ठीक है। अब समझेंगे सूरज किस चीज़ से बना है और हीट और जो एनर्जी जनरेट करता है वो कैसे करता है। सूरज हमारी गैस से बनी हुई है, और ये कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, इस गैस से बनी हुई होती है। और इसमें लाइट एंड हीट एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट एंड हीट एनर्जी इन दोनों की, हाइड्रोजन एंड हीलियम रिएक्शन करके ये हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी निकलती है। जैसे हमने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना होगा, हाइड्रोजन बम, ठीक है, एटम बम, ठीक है। यहाँ सूरज में क्या है, हाइड्रोजन बम वाली प्रिंसिपल चलती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आपस में इंटरकन्वर्शन होती है और उससे हीट प्लस लाइट जनरेट होता है, जो आप लोगों को दिखती है। तो इससे आपको क्या पता चला कि सूरज बना किससे है? गैस से बना है। और हीट एंड लाइट, हीट प्लस लाइट कहाँ से आती है? तो उसी गैस की रिएक्शन की वजह से आती है, और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। ये आपके क्लास में नहीं है बच्चों, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, जानना कोई बुरी बात नहीं होती है, तो इसीलिए आपके समझने के लिए मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। जो मैंने आप लोगों को समझाया अभी, ठीक है। अभी ये तो समझ गए हम क्या क्या चीज़ें हम समझे हैं। यहाँ पे हम नाइट स्काई के बारे में समझ लिए, यहाँ पे नाइट स्काई समझ लिए। फिर हम क्या समझे हैं, यहाँ हम सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है।
नाइट स्काई और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम समझ लिए। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चैप्टर से बाहर जाएंगे। अब चलते हैं हम आपके इसी आसमान पे। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, आसमान में अनगिनत तारे हमें दिख रहे हैं। ये सारे तारे क्या है एक्चुअली, ये एक एक सूरज है, जैसे ही समझाया मैंने। ये सारे जो जितने भी अनगिनत तारे दिख रहे हैं, ये एक एक, ऑल द स्टार्स आर इक्वल टू द सन। क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं तो इसीलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं और उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और अभी इसको समझते हैं कि हम पूरी की पूरी ब्रह्मांड में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वेयर आर वी इन द यूनिवर्स। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अब समझेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, जैसे आप रहते कहाँ हैं, विलेज में रहते हैं, गांव में नहीं, आप विलेज में रहते हैं। तो ये कुछ विलेज मिलके क्या होता है, बनता है ग्राम पंचायत। ठीक है, वैसे कुछ ग्राम पंचायत मिलके बनता है ब्लॉक। ठीक है, और वैसे कुछ ब्लॉक मिलके बनता है डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलके बनता है स्टेट, कुछ स्टेट मिलके बनता है कंट्री, और कुछ कंट्री मिलके बनती है कॉन्टिनेंट, और कुछ कॉन्टिनेंट्स मिलके बनती है प्लैनेट्स। वैसे ही कुछ प्लैनेट्स और सूरज मिलके बनता है सोलर सिस्टम। वैसे करोड़ों सोलर सिस्टम मिलके बनती है गैलेक्सी, और ऐसे करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी मिलके, क्रोर्स ऑफ गैलेक्सीज कंबाइन टू फॉर्म ए यूनिवर्स। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको पूरी डिटेल में समझेंगे। हम जैसे ब्रह्मांड की बात करते हैं या यूनिवर्स। अब देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, गैलेक्सीज रहती हैं, मल्टीपल क्रोर्स ऑफ गैलेक्सीज। ये देख रहे हैं, हर कोई एक एक गैलेक्सी है। ये सारे जो जितने भी छोटे बड़े आपको दिख रहे हैं, ये सारे गैलेक्सीज हैं। और उसमें से हमारी गैलेक्सी कौन सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद के चैप्टर में, लेकिन ये आप समझ लीजिए, ब्रह्मांड में एक किसी कोने में हमारी आकाश गंगा रहती है। और ये आकाश गंगा को हम जूम करेंगे बच्चों, तो देखिए ये आकाश गंगा हमें इस तरह से दिखती है। ठीक है, और ये आकाश गंगा में जो हमारी सोलर सिस्टम है, हमारी जो सोलर सिस्टम है, our solar system exists in this place, our solar system exists at this location। ठीक है, और हमारी ऐसे आप समझ लीजिए कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे, कितने सारे तारे और कितनी सारी सोलर सिस्टम होंगे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स 200 बिलियन, 200 बिलियन नंबर ऑफ स्टार्स इन दिस सोलर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब 200 बिलियन कितना होता है बच्चों, 2 × 10⁻11 नंबर ऑफ स्टार्स which is equal to 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 numbers of stars। कितने स्टार हैं, गिन पा रहे हो ना, इतने स्टार्स हैं हमारी इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और हमारी एक ही सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें लाइफ किस में संभव है, अर्थ में ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव करती हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितना है हमारा,
8 नंबर ऑफ प्लैनेट में एक प्लैनेट में लाइफ है। ठीक है, अगर 200 बिलियन स्टार्स हैं तो उसमें कितनी सारे प्लैनेट्स होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी स्टार में 50 प्लैनेट हो सकते हैं, किसी स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सारे प्लैनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी है क्या? लाइफ पॉसिबिलिटी इन दोज प्लैनेट्स आर क्वाइट पॉसिबल। वहाँ पे जीव जंतु रहने की संभावनाएं काफ़ी बन सकती है। ठीक है, तो जिसको हम कभी कभी साइंस में आप लोगों को बताया जाता होगा, कहीं आप न्यूज़ में देखते होंगे, कहीं आप डिस्कवरी में देखते होंगे, क्या है? फ्लाइंग सॉसर एंड एलियंस। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन संभावना है। और हमारी सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, और कितने सारे प्लैनेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स। ठीक है, अभी और एक चीज़ और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आप मिल्की वे गैलेक्सी इसको कभी आपने देखा है क्या अपने नेकेड आई से? ये देखिए, आप देखिएगा, नाइट स्काई में प्रॉपरली देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन की तरह एक दिख रही है, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये आप आसमान में रात को जिस दिन क्लियर स्काई होगा, इसको देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। अब फिर उसके बाद जाते हैं प्लैनेट्स पे। ये हमारा अर्थ है सोलर सिस्टम में। अर्थ को फिर ड्रिल डाउन करेंगे तो ये हमारी अर्थ है। मून चारों तरफ घूम रही है, साथ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी घूम रही है। यह हमारा सन है। फिर अर्थ को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको कंटिनेंट्स दिखेंगे, जैसे ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी। तो अभी क्लियर हो गया ना कि यूनिवर्स के एक कोने में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे हिस्से में हमारी सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के एक जगह पे हमारी अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ के ये मैप्स हैं, इसमें सारे कंटिनेंट्स दिखाए गए हैं। इसमें हम ड्रिल डाउन करेंगे, ये इंडिया है, इंडिया में ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ये बालासुर है। फिर इसमें ब्लॉक्स हैं, डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स में, फिर ग्राम पंचायत, फिर विलेज, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अभी आपको ये समझ में आया कि वेयर वी आर इन द यूनिवर्स। इस चैप्टर के दूसरे पेज में चलिए हम समझेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या चीज़ है? वेरियस पैटर्न्स formed by different group of stars in the sky is known as constellation. तो constellation क्या है? Constellation, while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. कुछ तारे ऐसे हैं जो स्काई में कांस्टेंट एक पैटर्न बना के रखती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल क्या है? उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन ऑफ सच कंस्टलेशन। ठीक है, जैसे ये कंस्टलेशन आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये पार्ट देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पार्ट को देखिए आप, ये आपका है
उर्सा मेजर, ये वाला हिस्सा, सॉरी, इसको आप देख लीजिए, ये दिस कंस्टलेशन इज उर्सा मेजर, और इसको क्या बोलते हैं हम, बिग बेयर भी बोला जाता है, बिग बेयर। बिग बेयर क्यों बोलते हैं वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए इसमें ये एक तारा है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये स्टार, ये स्टार, ये देख रहे हैं, ये स्टार्स एक पैटर्न बनाती हैं और इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। तो इसी उर्सा मेजर का पार्ट क्या है, सप्तर्षि मंडल। क्या है, सप्तर्षि मंडल। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारी सप्तऋषि मंडल। ठीक है, 7 ऋषियों का समूह, जो 7 सेजेस, 7 ऋषियाँ, 7 ऋषियों के नाम पे इसका नाम हुआ है सप्तर्षि मंडल। और इन ऋषियों का ये समझा जाता है कि सारे ऋषियों का पावर वॉज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ ब्रह्मा, गॉड ब्रह्मा। ब्रह्मा के पावर के साथ सेम था, तो इसीलिए इसको सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। और ये सप्तर्षि मंडल किसका हिस्सा है, सप्तर्षि मंडल इज पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, अब ये जो छोटा सा स्टार पैटर्न बन रहा है, दिस इज उर्सा माइनर, और इसको लिटिल बियर भी बोला जाता है। और ये क्यों बोला जाता है, देख रहे हैं, इसकी जो पैटर्न है, इसको एक ड्राइंग पे डाला जाए तो इट लुक्स लाइक ए बेयर, एक बड़ा बेयर की तरह दिखता है, तो इसीलिए बोला जाता है बिग बेयर। और ये छोटा भालू की तरह दिखता है, इसको इसीलिए इसको बोला जाता है लिटिल बेयर। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, उर्सा मेजर का पार्ट। ठीक है, अब समझ गए आप लोग इसके बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में। अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं। ये समझा दिया आपको सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषि और sages, this group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. अभी पढ़ते हैं, in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the northern direction, it is also called as pole star. ये देख रहे हैं ना, ये किसका पार्ट है, ये जो स्टार है, ये 2 स्टार और ये 1 स्टार, ये है हमारी सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल, और ये किसका पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। और ये जो स्टार हमें दिख रही है, ये उर्सा माइनर। आपको अभी मैं दिखाता हूं, इसमें ड्राइंग में आपको दिखा देता हूं। यहां देख रहे हैं, ये जो स्टार है और ये जो स्टार है, ये दोनों कौन से स्टार हैं, ये आपके ये वाले स्टार हैं। अगर हम इसको नंबरिंग करें 1 और 2, तो ये है वो स्टार 1 और 2। ठीक है, और इसको अगर हम 3 नंबर नंबरिंग करें तो ये है आपका ये वाला स्टार। समझ गए, यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया, ये 1 स्टार और ये 1 स्टार, ये दोनों यही स्टार हैं। और तीसरा स्टार कौन सा है, ये वाला, तो ये है। तो जब इन दोनों तारों को हम एक सीध में रखेंगे और देखेंगे, तो ये तीसरा तार जो दिखता है, इसको क्या बोला जाता है, पोल स्टार। और ये किसको दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है।
अब क्लियर हो गया ना? अभी फिर समझेंगे प्लैनेट्स के बारे में। व्हाट इज ए प्लैनेट? Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनका खुद का लाइट या हीट नहीं होता। वो किससे लाइट, उनको लाइट के कहाँ से मिलता है? उनको लाइट मिलता है फ्रॉम स्टार्स। These are called the planets. तो अर्थ इज ए प्लैनेट, मार्स इज ए प्लैनेट। तो प्लैनेट 8 प्लैनेट है ना हमारा, वो सारे के सारे उनका खुद का लाइट नहीं होता या हीट नहीं होता। और लाइट हीट जनरेट होने के लिए मैंने क्या समझाया आप लोगों को? जैसे स्टार में क्या होता है, गैस होती है, वो गैस फ्यूजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। जो हाइड्रोजन बॉम्ब वाला प्रिंसिपल है, उससे उनको एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, वही लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी हम प्लैनेट को मिलता है डे टाइम में। ठीक है ना, अब समझ गए? और प्लैनेट का क्या है, खुद का लाइट और हीट नहीं होता, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल से बना होता है। अर्थ मटेरियल देखो ना, अर्थ में क्या है, मिट्टियाँ हैं ना, मिट्टी है, पत्थर है, तो ये गैसेस से नहीं बना हुआ है पूरी की पूरी अर्थ। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई व्हिच मीन्स वंडरर्स। इसका मतलब क्या है, वंडर्स। ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है और इसका मीनिंग है वंडरर्स। ठीक है, द अर्थ इन व्हिच वी लिव इज ए प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन व्हिच इज आवर नियरेस्ट स्टार। हमारा जो सूरज है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसीलिए उसका जो हीट और लाइट है वो हमें मिल सकता है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे हमको रात को मून दिखता है, अगर मून सरफेस में हम जाके खड़े होंगे तो हमें अर्थ उसी तरह का चमकते हुए दिखेगा, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी गिर के रिफ्लेक्ट होती है और वो लाइट हमें दिखती है, सूरज की रिफ्लेक्शन वाली लाइट हमें दिखती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो हम मून देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज ए कंपैरिजन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। Like our earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. जो हमारी अर्थ है, अर्थ को क्या मिलता है, हीट एंड लाइट सूरज से मिलती है। उसी तरह की और 7 प्लैनेट्स हैं जिनको लाइट और हीट हमारे सूरज से मिलती है। और ये मून क्या है, मून इज़ ए सैटेलाइट। इट इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। जैसे इस ड्राइंग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये देखेंगे, ये मून क्या है, इट इज ए सैटेलाइट, बट इट इज नेचुरल वन। और ये क्या है, ये जो सैटेलाइट हम भेजते हैं आसमान में, इट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे के क्लास में सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे और एस्ट्रॉयड्स, मेटियोरॉयड्स, इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। अगर आज की चीज़ों को हम रिवाइज करें, हमने क्या सीखा, नाइट स्काई के बारे में सीखा, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में सीखा, हम ब्रह्मांड में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में समझा, कंस्टलेशन के बारे में समझा, पोल स्टार के बारे में समझा और प्लैनेट्स के बारे में समझा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
साथ में अगर कोई डाउट बना रहे तो कमेंट करिएगा।